जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है जज्बा क्लासेस में। और मैं काजल आज आपको पढ़ाने वाली हूँ समाज के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे समाज क्या होते हैं, समाज कितने प्रकार के होते हैं। तो ये इससे क्वेश्चन आना आपका लाज़मी है, बिल्कुल इससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, हो सकता है 2 क्वेश्चंस भी आएँ, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम जिनमें हिंदी पूछी जाती है, ज़्यादातर सभी एग्ज़ाम्स के अंदर संधि समास तो ऐसे टॉपिक है कि उनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज की क्लास। समास, समास के अर्थ की अगर हम बात करें तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप या संक्षेपीकरण होता है समास का अर्थ। समास की अगर हम बात करें तो समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम, दूसरा आस। तो सम प्लस आस से मिलकर क्या बना है हमारा? समास बना है। समास होता क्या है? तो समास जो होता है ये 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। 2 या फिर 2 से ज़्यादा जो मिलकर अधिक शब्द मिलकर जो एक सार्थक शब्द बनाएँगे उसे हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, राजा का पुत्र, तो राजा के पुत्र को मैं राजा का पुत्र ना कहकर इतना लंबा, केवल हम क्या कह सकते हैं? राजपुत्र कह सकते हैं। तो राजपुत्र में क्या होगा? इसमें क्या है? समास है। तो समास का मतलब यही है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलाकर कोई एक चीज़ सार्थक शब्द बना देना ही क्या है हमारा? समास कहलाता है। समास के भेद की अगर बात करें तो समास के भेद होते हैं 6। कितने टाइप होते हैं समास के? 6 टाइप होते हैं, जिसमें पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष, फिर द्विगु, फिर द्वंद्व, फिर कर्मधारय और फिर लास्ट आता है हमारा बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। देखिए, जब भी हम पूर्व पद की बात करेंगे तो पूर्व का मतलब होता है प्रथम पद। पूर्व को हम क्या कह सकते हैं? प्रथम पद। और यहाँ पर फिर आपको दिखाई दे रहा होगा ये उत्तर। उत्तर को हम क्या देते हैं? दूसरा या द्वितीय पद। क्या कह देते हैं? द्वितीय पद। क्या कहेंगे इसको? उत्तर को द्वितीय पद। और पूर्व पद का मतलब होता है प्रथम पद। तो यहाँ पर जब हम इसको पढ़ेंगे तो अव्ययी भाव समास में क्या होगा? पूर्व पद, यानी कि इसमें पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। तत्पुरुष समास की अगर हम बात करेंगे तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास की अगर बात करेंगे तो इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब इसमें भी बाद वाला होता है। और बहुव्रीहि समास में ना तो पहला प्रधान होता है ना ही दूसरा, इसमें कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। तो तीसरा पद प्रधान या अन्य पद प्रधान वाला समास कौन सा होता है? हमारा बहुव्रीहि समास। अब एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इसमें जो दोनों शब्दों में से पहले होने वाले शब्द में से जो शब्द होगा, या तो वो कोई अव्यय होगा। क्या होगा? या तो वो कोई अव्यय शब्द होगा, या फिर वो कोई निपात शब्द होगा, या फिर वो क्या हो सकता है? वो कोई उपसर्ग हो सकता है। तो जब भी किसी शब्द के शुरू में हमें या तो उपसर्ग मिलेगा, या अव्यय शब्द मिलेगा, या निपात मिलेगा, तो वो वाला जो समास है वो क्या कहलाएगा? हमारा अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा वो? अव्ययी भाव समास होगा। जैसे कि यहाँ देखिए, आजीवन। आजीवन का मतलब क्या होता है? जीवन भर। भाई आजीवन की अगर हम बात करें तो आजीवन का मतलब क्या होता है? जीवन भर। लेकिन आजीवन में अगर हम बात करें तो इसमें जो मेन शब्द है, मूल शब्द है, वो क्या है भाई? जीवन है। और जीवन में हमने क्या जोड़ा है? आ जोड़ा है। और आ क्या है इसमें? ये है उपसर्ग। क्या है ये? उपसर्ग। जो शब्दों के जो मूल शब्द के पहले लगता है, जो मूल शब्द के पहले लगता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग। और जो मूल शब्द के बाद में लग के बनता है उसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो आजीवन शब्द में आ क्या लगा है? ये उपसर्ग लगा है। तो उपसर्ग से मिलके जो बनेगा उसमें क्या, वो क्या कहलाएगा? हमारा अव्ययी भाव समास। तो आजीवन में क्या है? अव्ययी भाव समास है। फिर देखिए यहाँ पर यथा सामर्थ्य। यथा सामर्थ्य की जब हम बात करते हैं, यानी कि सामर्थ्य के अनुसार। यथा जो है, यथा ये क्या है? ये एक निपात शब्द है। सॉरी, ये क्या है? एक अव्यय शब्द है। अब जब ये एक अव्यय शब्द है, अच्छा, अव्यय शब्द होते क्या हैं? पहले एक बार समझ लीजिए। अव्यय शब्द वो होते हैं जिनमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। वो जैसे होते हैं एज इट इज़ आप उनको यूज़ करते हैं। जैसे कि यथा सामर्थ्य, यथाशक्ति। भरपेट है। भरपेट का मतलब क्या होता है? पेट भरकर। अब जैसे यह रातों रात। रातों रात का मतलब क्या होता है? रात ही रात में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। हर रोज, रोज रोज। तो यानी कि जब हम बड़े बड़े शब्दों को, ये देखिए इधर इनका बड़ा बड़ा मीनिंग है, फिर इनको हमने एक छोटे शब्द में कह दिया, तो यही क्या होता है? समास होता है। क्लियर है? और अव्ययी भाव समास में एक बात और ध्यान रखिएगा आप, जब भी
ऐसा कहते हैं कि ये जो योजक चिन्ह है, ये जो आपको जैसे जल्दी-जल्दी, धीरे-धीरे, हाथों-हाथ, कानों-कान में दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए, इनमें तो दोनों में तो है नहीं हाथों-हाथ और कानों-कान में, लेकिन किसमें है जल्दी-जल्दी और धीरे-धीरे में आपको योजक चिन्ह दिखाई दे रहा है। जैसे इन सभी के बीच देखिए, इन सभी के बीच क्या है ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं इसको? योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह द्वंद्व समास में आता है। किस में आता है? द्वंद्व समास में। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल, मैंने क्या कहा, केवल द्वंद्व समास में नहीं आता। केवल द्वंद्व समास में नहीं आता कि अगर कोई कहे आपसे कि केवल द्वंद्व समास में ही आता है योजक चिन्ह, तो ये बात क्या हो जाएगी हमारी? गलत हो जाएगी। योजक चिन्ह हमारा अव्ययी भाव समास में भी आता है। और वो किस तरह से आता है आप देखिए। मैंने लिखा जल्दी-जल्दी। अब जो हमारे अव्यय शब्द होते हैं, अव्यय का मतलब क्या होता है? अखर्च, यानी कि जो खर्च ना हो। अब मैंने लिखा जल्दी-जल्दी, क्या आप इस जल्दी-जल्दी को चेंज कर सकते हैं? इसमें कुछ जल्दो-जल्दो, जल्दी-जल्दा, कुछ इस तरह से नहीं चेंज कर सकते ना। तो ये शब्द जिनमें कोई चेंज नहीं होता वही तो हमारे अव्यय शब्द होते हैं। तो जल्दी-जल्दी के बीच ये लगा है, योजक चिन्ह भी लगा है, तो जल्दी-जल्दी में क्या होगा हमारा? अव्ययी भाव समास होगा। जैसे मैंने लिखा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे में भी क्या होगा हमारा? जल्दी, क्या होगा इसमें भी? अव्ययी भाव समास। जैसे मैंने लिखा बूँद-बूँद, क्या लिखा मैंने? लिखा बूँद-बूँद। तो बूँद-बूँद में क्या हो जाएगा? इसमें भी हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है? जैसे मैं लिखूँ, अगर आपके सामने मैंने लिखा तेज़-तेज़, क्या लिखा? तेज़-तेज़। तो तेज़-तेज़ में भी कौन-सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है? लेकिन अगर योजक चिन्ह की जो आवृत्ति है वो विकारी शब्दों के साथ हो जाए। देखिए, एक तो होता है हमारा विकारी और एक होता है अविकारी, आपको पता होना चाहिए। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें हम विकार उत्पन्न कर सकते हैं और अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। तो अविकारी क्या होते हैं? अविकारी वो शब्द होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता, और जिनमें विकार उत्पन्न कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ देखिए दिन-दिन है। दिन-दिन का क्या हम दिनों-दिन नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना? तो ये क्या हुआ? ये एक विकारी शब्द है। जब विकारी शब्दों की आवृत्ति योजक चिन्ह के साथ होती है तो उसमें होता है द्वंद्व समास। और जब यहाँ पर ये क्या है भई? ये विकारी शब्द हैं। लेकिन अगर जैसे यहाँ पर देखिए कान-कान, कान-कान क्या है? एक विकारी शब्द है। इस कान-कान को अगर मैं लिखूँ कानो-कान, क्या लिखूँ? कानो-कान। तो अगर हम बात करेंगे कानो कान की, तो यहाँ देखिए कान-कान में तो द्वंद्व समास है क्योंकि इसमें परिवर्तन हो सकता है। क्या कानो-कान में अब आप कोई परिवर्तन कर सकते हैं? बताइए। जब हम कानो-कान में अब कोई परिवर्तन नहीं कर सकते तो कानो-कान में कौन-सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। जैसे यहाँ देखिए हाथ-हाथ, हाथ-हाथ में कौन-सा समास है? द्वंद्व समास, क्योंकि हाथ को हम हाथों लिख सकते हैं ना, इसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन हाथों-हाथ को आप चेंज नहीं कर सकते, हाथों-हाथ का हाथों-हाथ ही रहेगा, इसलिए इसमें क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जैसे पढ़ है, पढ़ से हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, पढ़ना, पढ़ाई, पढ़कर, इस तरह से। तो इसमें क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। समझ में आई इतनी चीज़ें? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। कौन-सा? द्वितीय पद या दूसरा पद प्रधान जो समास होता है वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। और इसी के साथ-साथ जब हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो इस समास को बनाने पर जो जो दोनों के बीच जो विभक्ति होती है, जो भी शब्दों के बीच जो विभक्ति होती है वो क्या हो जाती है? वो लोप हो जाती है, उसकी वो छुप जाती है। जैसे कि यहाँ देखिए देशभक्ति, देशभक्ति को हम लिख सकते हैं देश के लिए भक्ति, या फिर देश के लिए भक्ति को हम क्या लिख देंगे एक शब्द में? देशभक्ति। तो यहाँ पर जो के लिए है ये क्या है? ये हमारी है विभक्ति। और ये कौन सी विभक्ति का चिन्ह होता है? के लिए संप्रदान का। तो इसमें कौन सा कारक होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है? तो यहाँ पर हमने देखा कि इतने बड़े शब्द को हमने एक शब्द में कह दिया देशभक्ति, देश के लिए भक्ति को क्या कह दिया हमने? देशभक्ति। तो यहाँ पर इन शब्दों का तो क्या हो गया? लोप हो गया ना के लिए का। तो वही क्या होगा? हमारा तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास की अगर हम बात करें तो इनके 6 उपभेद भी होते हैं। 6 उपभेद कौन-कौन से होते हैं? हालाँकि तत्पुरुष समास हमारा 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है समानाधिकरण और एक होता है हमारा व्याधिकरण। तो इसमें जो समानाधिकरण होता है 2 प्रकार का और व्याधिकरण होता है हमारा 6 प्रकार का। समानाधिकरण में हमारे कर्मधारय और द्विगु भी आते हैं। कौन-कौन से आते हैं? द्विगु और कर्मधारय। कर्मधारय और जो द्विगु हैं ये किसका पार्ट है? तो कर्मधारय और द्विगु ये तत्पुरुष समास का ही पार्ट होते हैं। तो द्विगु हो गया यहाँ पर कर्मधारय। तो ये तो आते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास के अंदर। और ये जो हमारे 6 उपभेद है, ये 6 उपभेद हमारे आते हैं तत्पुरुष समास के व्याधिकरण तत्पुरुष समास में। जिसमें पहला होता है कर्म तत्पुरुष, फिर करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण।
यदि आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे तो आपने पढ़े होंगे कि जब कर्म की बात करेंगे तो कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है को, करण का कारक चिन्ह क्या होता है से या के द्वारा, संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है के लिए, अपादान का कारक चिन्ह क्या होता है अलग होना या अलगाव, संबंध का क्या होता है तो का की के रा री रे, ये क्या होता है संबंध का कारक चिन्ह होता है, और अधिकरण का क्या होता है में पर, ये क्या होता ये किसके होते हैं ये होते हैं हमारे अधिकरण के। तो इनके द्वारा देखते हैं कि किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा गगनचुंबी, क्या लिखा मैंने गगनचुंबी, तो गगनचुंबी का मतलब क्या होता है गगन को चूमने वाला। अब गगन को चूमने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं गगनचुंबी। अब इसको हमने इतना बड़ा था गगन को चूमने वाले को हमने एक शब्द में लिख दिया गगनचुंबी। तो यहाँ पर को आ रहा है, ये क्या है कारक चिन्ह क्या है पे को, और को किस में आता है कर्म में, तो कर्म को तो यानी कि इसमें कौन सा हो गया इसमें हुआ हमारा कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे यह पॉकेट मार है, पॉकेट मार, तो पॉकेट मार को या पॉकेट को मारने वाला, तो पॉकेट को मारने वाले को हम क्या कह देंगे एक शब्द में पॉकेट मार। अब को क्या होता है कर्म को, तो कर्म किस में आएगा हमारा कर्म तत्पुरुष समास। समझ में आया। जैसे यहाँ देखिए मैंने लिखा हस्त द्वारा लिखित, तो हस्त द्वारा लिखित को क्या कहते हैं हम हस्तलिखित। अब के द्वारा किसका होता है कारक चिन्ह, हमें ये पता होना चाहिए, तो ये होता है करण तत्पुरुष समास का। तो करण का जो हमारा करण है, करण कारक है, करण कारक में आता है हमारा द्वारा, तो ये किसका हो जाएगा एग्जाम्पल करण तत्पुरुष समास का। अब जैसे रेखांकित है, रेखांकित को क्या लिखेंगे हम रेखा द्वारा अंकित। अब जो रेखा के द्वारा अंकित है उसे हमने क्या कहा भाई रेखांकित कहा, तो इसमें द्वारा क्या है ये करण को बता रहा है, तो करण इसमें क्या हो जाएगा जब ये करण इसमें उपसर्ग, इसमें जो कारक है वो करण है, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा के लिए हम क्या कहेंगे गुरु के लिए दक्षिणा, भाई गुरु दक्षिणा का क्या करेंगे हम गुरु के लिए दक्षिणा। अब जब के लिए की बात आएगी तो के लिए किसका कारक चिन्ह होता है ये होता है संप्रदान का, तो इसमें कौन सा होगा संप्रदान तत्पुरुष समास। ऐसी अगर हथकड़ी की बात करें तो हथकड़ी क्या होगी हाथ के लिए कड़ी को हम क्या कह देंगे हथकड़ी कह देंगे, और के लिए किसका कारक चिन्ह होता है संप्रदान का, तो इसमें कौन सा होगा संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। जैसे नेक्स्ट है पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट का मतलब होता है पथ से भ्रष्ट। अब जो पथ से भ्रष्ट है, अब अपादान में क्या होता है एक बार समझिए, अपादान तत्पुरुष समास में जो होता है इसमें अलग होने की अलगाव की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है अलग अलगाव की या अलग होने की बात की जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने पथ से भ्रष्ट हो गया हो तो यानी कि उसने अपना मार्ग बदल लिया हो, मार्ग बदलने से मतलब कोई गलत रास्ते पर चला गया हो, तो यहाँ पर पथ से भ्रष्ट होगा तो वो सही रास्ते से दूर जा रहा है ना, तो इसमें कौन सा होगा अपादान तत्पुरुष समास होगा। अब देखिए नेत्रहीन यानी कि नेत्र से हीन जिसके नेत्र ना हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी अलग होने की बात हो रही है, तो अलगाव की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा इसमें भी अपादान तत्पुरुष समास होगा। जैसे यह राजमाता, राजा की माता, तो का के की ये किसके होते हैं ये संबंध बताता है। जैसे भारत का भ्रमण तो भारत भ्रमण, जैसे मैं कहूँ आपसे कन्यादान, कन्यादान में बताइए कौन सा समास होगा, तो कन्यादान मतलब कन्या का दान, तो कौन सा होगा संबंध तत्पुरुष समास होगा। समझ में आया। जैसे यहाँ पर है ये सिर दर्द, सिर दर्द मतलब सिर में दर्द, भाई दर्द जो होगा वो सिर में होगा, और में जो होता है वो किसका होता है अधिकरण का कारक चिन्ह होता है। जैसे वनवासी वन में रहने वाला, तो में क्या है यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो इस तरह से आप इसमें देख पाएंगे कि इसके लिए आपको पहले कारक की नॉलेज होनी चाहिए, फिर उस तरह से आप क्या कर सकते हैं इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो वन में क्या वन में रहने वाले के लिए हम क्या करेंगे वनवासी, तो में क्या हो गया यहाँ पर अधिकरण, अधिकरण कारक हुआ, तो इसमें क्या कौन सा वाला हो जाएगा फिर इसमें समास अधिकरण तत्पुरुष समास। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय जैसे किसके नाम से समझ में आ रहा है कर्मधारय मतलब कर्म को धारण करने वाला, तो जो अपने कर्म को धारण करके रखेगा उस समास को हम क्या कहेंगे कर्मधारय समास। इस कर्मधारय समास में भी जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, और इसी के साथ इसमें दो शब्दों से पहले का जो शब्द होता है, दो शब्दों में से जो पहले वाला शब्द होगा उसका अर्थ एक विशेष गुण से लिया जाता है, उसका जो हम अर्थ लेंगे कैसे लेंगे एक विशेष गुण से लेंगे। अब देखिए किस प्रकार, जैसे मैंने आपको बताया कर्मधारय मतलब जो कर्म को धारण करता हो, जैसे मैंने आपसे कहा लोहार, तो लोहार से हमें पता क्या चल गया यहाँ पर कि लोहे का काम करने वाला। जैसे मैंने कहा सुनार यानी कि सोने का काम करने वाला, तो इनमें कौन सा समास होगा अगर पूछा जाएगा तो कर्मधारय, क्योंकि इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है। जैसे मैंने कहा स्वर्णकार यानी कि सोने का काम करने वाला, तो इस तरह से जो आपको समझ में आता है वर्ड से उसके काम समझ में आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे कर्मधारय समास। इसमें अगर हम बात करें जैसे यहाँ देखिए चंद्रमुख यानी कि चंद्र कैसा है मुख कैसा है चंद्रमा के समान है, जब इस तरह की तुलना की जाएगी यहाँ पर तो इसमें भी कौन सा समास होगा हमारा कर्मधारय समास होगा। जैसे यह महान पुरुष, तो महापुरुष को हम क्या कह सकते हैं महान पुरुष, तो महापुरुष ये किसी की क्या बताई जा रही है विशेषता बताई जा रही है ना,
तो इसमें क्या है, एक विशेष गुण है कि वो पुरुष कैसा है, महान पुरुष है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें कर्मधारय समास होगा। अब जैसे यहाँ देखिए आप, यहाँ लिखा है पीताम्बर। पीताम्बर मतलब पीले रंग का वस्त्र। और जब पीले रंग के वस्त्र की बात की गई तो भाई वस्त्र तो सभी होते हैं, लेकिन उन वस्त्रों में अब वस्त्र की विशेषता बताई गई है कि वस्त्र कैसे हैं, पीले हैं। तो पीला क्या हो गया उसका विशेष, विशेष। तो वस्त्र विशेष्य हो गया और पीला क्या हो गया यहाँ पर, विशेषता। और विशेषता ही क्या होती है, हमारी विशेषण होती है। तो यहाँ पर जो विशेष्य विशेषण वाला समास होता है वो भी कौन सा होता है, हमारा कर्मधारय समास। जैसे यहाँ देखिए नीलकंठ, क्या है भाई, नीलकंठ। नीलकंठ मतलब नीले रंग का कंठ। अब नीले रंग का कंठ की बात की गई है तो कंठ तो सभी के पास होता है, तो कंठ की विशेषता बताई जा रही है और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। और विशेषता क्या है कि वो कैसे रंग का है, नीले रंग का। और नीला क्या है, उसकी विशेषता, और विशेषता को कहते हैं हम विशेषण। तो नीले रंग का कंठ क्या हो जाएगा हमारा, विशेष्य विशेषण वाला समास हो जाएगा इसमें। तो ये भी कौन सा होगा फिर, इसमें कर्मधारय समास होगा। जैसे कि मिरग नयन है। मिरग मतलब मिरग के, मिरग नयन मतलब मिरग के समान नयन, यानी कि जो मिरग होते हैं उसकी उसकी तरह नयन है, हिरण या हिरनी की तरह। तो ये क्या है, यहाँ पर तुलना की जा रही है, उपमेय उपमान वाला समास है। और उपमेय उपमान वाला समास भी कैसा होता है, हमारा कर्मधारय समास होता है, जहाँ पर हम तुलना करके बात करते हैं। जैसे मैंने कहा चंद्रमुख, यानी कि चंद्रमा के जैसा मुख। चलो ये तो ऊपर भी आ गया एग्जाम्पल। अब देखिए जाए दही बड़ा। तो दही में डूबा जो बड़ा है उसको हम क्या कहते हैं, दही बड़ा। तो ये इसके नाम से ही पता चल रहा है कि दही बड़ा क्या होगा, तो अपना कर्म इसने खुद को, अपने नाम में इसने अपना कर्म भी धारण कर रखा है, दही बड़ा, यानी कि दही में जो बड़ा है, पड़ा हुआ वो दही बड़ा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। समझ में आया, चलेंगे आगे बढ़ेंगे। अब है नेक्स्ट द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, तो इसमें जो पहला पद होता है, पहला पद, पहले पद को हम क्या कहते हैं, पूर्व पद, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो पहला पद तो संख्यावाची होगा। और उत्तर, उत्तर मतलब बाद वाला, जो बाद वाला पद है वो क्या होता है, दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। तो पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान समास कौन सा कहलाता है, ये होता है हमारा द्विगु समास। यहाँ देखिए जैसे मैंने लिखा चवन्नी, क्या लिखा, चवन्नी। चवन्नी का मतलब होता है चार आनों का समूह। क्या होता है, चार आनों का समूह। तो चार आनों के समूह को हम क्या कहेंगे, चवन्नी कहेंगे। तो यहाँ देखिए चवन्नी, तो चार क्या है, यहाँ पर संख्या है। और ये पहला पद मैंने आपको बताया था संख्यावाची होगा, तो कौन सा समास होगा, द्विगु। अब जैसे ये है नवगिरह। तो नव मतलब क्या हो गया, नौ। नवग्रह मतलब नौ ग्रहों का समूह। तो इसमें भी नौ क्या है, पहला, पहला पद क्या है, संख्यावाची। और दूसरा पद क्या है, प्रधान। अब देखिए यहाँ पे गिरह की बात की गई है, यहाँ आने की, जो पहले यहाँ पर हम, जो पहले यूज किए जाते थे आने, ठीक है। और जैसे यहाँ पंजाब है, तो पंजाब मतलब पांच नदियों का समूह। तो पांच क्या हो गई, संख्या हो गई। और नदी क्या हो गई, यहाँ पर उत्तर पद हो गया। भाई यहाँ पर इसकी तो विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर पांच नदियों का समूह क्या हो जाएगा, हमारा पंजाब। तो पंजाब में भी कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। तो यहाँ पर हमें सिंपल सी बात याद रखनी है, पहला पद हमें इसमें संख्यावाची देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मैंने लिखा एक दंत। तो एक दंत मतलब एक दांत वाला। तो यहाँ पर एक दंत क्या हो गया, इसमें भी द्विगु समास, क्योंकि पहला पद क्या हो गया, संख्यावाची है। दोपहर यानी कि दोपहरों का समाहार, दोपहर का समाहार। तो दोपहर के समय की यहाँ पर बात करेंगे, दोपहर। तो मुझे बताइए दो क्या है, संख्या है, तो इसमें भी कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। एक बात, एक क्या है, बात तो बात है भाई, कितनी बात करनी है, एक बात। तो एक बात में भी क्या हो गया, द्विगु समास। जैसे कि त्रिकोण है, तीन कोण, त्रिकोण क्या है भाई इसमें, त्रिकोण कहाँ गया, ये रहा त्रिकोण। तो त्रिकोण मतलब त्रि, और त्रि क्या होगी, संख्या होगी। चौराहा में भी चार राह मतलब चार राहों का समूह, चौराहा। इसमें भी द्विगु समास, पंचवटी, पंच पांच और अष्टभुज। तो ये इन सब में क्या है, पहले आपको संख्या दिखाई दे रही होगी, तो ये क्या हो गया, संख्यावाची। एक तो देखो ये समूह के रूप में आते हैं, समूहवाची। और ये दूसरे होती है संख्या के रूप में, जैसे कि एक दंत हो गया हमारा, है ना। चलेंगे आगे बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट है हमारा द्वंद्व समास। जब हम द्वंद्व समास की बात करते हैं तो द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व मतलब दोनों, इससे याद रखेंगे आप। द्वंद्व में जब भी आपका नाम लेंगे तो आपको दोनों याद रखना है कि द्वंद्व मतलब दोनों, दोनों, दोनों। तो द्वंद्व में क्या होंगे, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं ना, घर में भाई बहनों की अगर लड़ाई हो रही हो तो कोई सा भी कम नहीं होता, दोनों एक दूसरे को अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि मैं सुपीरियर और मैं सुपीरियर। तो वहां पर दोनों ही क्या होती है, दोनों की ही प्रधानता होती है वहां पर। तो दोनों पद प्रधान होंगे तो आपको कौन सा समास बताना है, द्वंद्व समास। जैसे मैं कहूँ, और इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको और शब्द का भी इसमें देखने के लिए मिलता है कि और भी इसमें आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी में ही और आएगा, और आगे भी यूज होता है। जैसे राम सीता है, इनमें आपको योजक चिन्ह भी देखने के लिए मिलता है। तो राम और सीता लिख सकते हैं, भाई बहन, भाई और बहन। इसमें द्वंद्व समास में आपको संबंध देखने के लिए मिलता है। संबंध क्या बताया जाता है, संबंध, जैसे कि जीजा साली, पति पत्नी,
है ना? माता-पिता, भाई-बहन, ये सब क्या है? ये सब एग्ज़ाम्पल है किसके? द्वंद समास के। यदि जितने भी आपको विलोम शब्द दिखते हैं मोस्टली सभी में आप क्या देखेंगे? द्वंद समास आपको दिखाई देगा। जैसे कि जय, पराजय, लाभ, हानि, है ना? और दिन-रात, ऊपर-नीचे, इस तरह के जो शब्द हैं विलोम शब्द वाले, वो भी किसके अंदर आएँगे? द्वंद समास के अंदर। जैसे मैं कहूँ सभ्य है, तो ये क्या है? ये विलोम शब्द है, तो ये भी किसका पार्ट होंगे? इस ये उसमें सभ्य असभ्य में क्या होगा? द्वंद समास होगा। अब सार्थक, निरर्थक जो हमारे शब्द होते हैं, सार्थक, निरर्थक शब्दों का जो जोड़ा होता है, वो भी द्वंद समास के अंदर आता है। जैसे कि हम बोलते हैं चाय-वाय, भई चाय तो ठीक है, लेकिन वाय क्यों बोल दिया फ्री में? तो चाय के साथ जो ये वाय फ्री आता है, इनमें क्या होता है? द्वंद समास। जैसे हमने कहा रोटी-वोटी, कपड़ा-वपड़ा, चाय-वाय, मकान-वकान, तो इस तरह के जो शब्द हैं सार्थक, निरर्थक, उसमें भी हमारा द्वंद समास होता है। फिर है हमारा दो या दो से अधिक पद। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर भी कोई एक पूरा शब्द बनाते हैं मिलकर, तो उसमें भी क्या होगा हमारा? उनमें भी द्वंद समास होता है। जैसे कि राम, लक्ष्मण, भरत, आन, बान, शान, लाल, बाल, पाल, रोटी, कपड़ा, मकान, जन, गण, मन, इस तरह से। तो इसमें भी क्या होगा हमारा? द्वंद समास होगा। जैसे कि यहाँ देखिए, और संख्या इसमें क्या होता है? जैसे हमने लिखा 55, तो 55 को आप 50 और 5 लिख सकते हैं ना, तो इसमें भी क्या होगा? द्वंद समास होगा। 15, 15 में 10 और 5 15 लिख सकते हैं। 24, 20 और 4 लिख सकते हैं 24, तो इन सब में भी क्या होगा? द्वंद समास होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी 1 से लेके 10 तक की कोई संख्या होगी, तो उसमें आप समास नहीं बता पाएँगे। जैसे मैंने कहा 7, 7 में बताइए कौन-सा समास होगा? तो इसमें कोई सा भी समास नहीं होगा। ठीक है? लेकिन अगर मैं कहूँ 11, 11 में बताइए, तो बिल्कुल बता देंगे। तो हमारी जो 1, 2, 3, 4, 5, ये यहाँ से लेकर 10 तक की संख्याएँ, और जो हमारी होती हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, जो हमारी दहाई और सैकड़े वाली संख्या होती है, इनको छोड़कर जितने भी शब्द हैं, उन सब में क्या होता है? द्वंद समास होता है, लेकिन इनमें द्वंद समास नहीं होता। यदि मैंने आपसे कहा 20, क्या कहा मैंने आपसे? कहा 20, कि 20 में बताइए, तो 20 में आप कुछ नहीं बता सकते। लेकिन मैंने कहा 21 में बताइए, तो आप बता सकते हैं 20 प्लस 1, मतलब 20 और 1 21, तो उसमें क्या होगा? 21 में द्वंद समास, लेकिन 20 में कोई समास नहीं होगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसमें अन्य पद प्रधान होता है। इसमें किसी तीसरे पद की विशेषता बताई जाएगी या किसी तीसरे पद को ये इंगित करेगा। लेकिन इसमें जो पहला पद होता है और उत्तर पद, यानी कि प्रथम पद और उत्तर पद जो होंगे इसके, वो होते हैं गौण। उनका कोई महत्व नहीं होता, बल्कि वो किसी तीसरे को ही बताते हैं। तो ये जो तीसरा पद प्रधान समास होता है, इसी को हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे देखिए, मैं कहूँ आपसे दशानन, तो जैसे ही मैंने दशानन कहा, तो आप पहुँच गए होंगे रावण पर। किस पर पहुँच गए? रावण। इसका मतलब क्या है? दशानन का 10 हैं आनन जिसके, तो दशानन कौन हो गया? रावण। जैसे मैंने कहा आपसे पीताम्बर, पीताम्बर, मतलब पीले हैं वस्त्र जिसके। अब बताइए पीले वस्त्र किसके होते हैं? कृष्ण जी के होते हैं पीला वस्त्र। तो आप किस पे पहुँच गए? पीताम्बर से सीधा कृष्ण पर पहुँच गए। जैसे मैंने कहा आपसे द्विरथ, द्विरथ मतलब 2 दाँत वाला। अब 2 दाँत वाला कौन होता है? हाथी, तो आप हाथी पर पहुँच गए। जैसे मैंने कहा एक दंत, एक दंत कहा मैंने आपसे? क्या कहा? एक दंत। आप किस पर पहुंच गए? सीधे एक दंत सुनते ही आप गणेश जी पर पहुंच गए। तो इसमें क्या होगा? बहुव्रीहि समास, यानी कि जब आपसे किसी और के बारे में नाम लिया जाएगा और आप कहीं, मैं कहूँ आपसे कि भोलेनाथ, तो आप शिव पर पहुंच गए। मैंने कहा नीलकंठ, तो आप किस पर पहुंच गए? नीलकंठ का नाम लेते ही शिव जी पर पहुंच गए। तो इस तरह के जो शब्द हैं जिससे हम किसी और पर पहुंच जाते हैं, अन्य पद प्रधान होता है, तो वो समास क्या कहलाता है? हमारा बहुव्रीहि समास। अभी एक चीज और समझिए, स्पेशल क्या है। जब भी आपको किसी भी समास के लास्ट में वाला, वाली, वाले या जिसका, जिसकी मिलेगा, तो उसमें क्या होगा? हमारा बहुव्रीहि समास होगा। जैसे देखिए, 3 नेत्र वाला, 3 नेत्र वाले कौन होते हैं? शिव होते हैं ना। जैसे कि 3 नेत्र हैं जिसके, 3 नेत्र किसके होते हैं? शिव के होते हैं। तो इन दोनों में क्या होगा? बहुव्रीहि समास, क्योंकि ये दोनों आपको पढ़ते ही पता चल रहा है कि ये किसी और की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होगा? हमारा बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ 3 नेत्रों का समूह, अब मैंने क्या कहा आपसे? 3 नेत्रों का समूह, तो यहाँ पर 3 नेत्रों के समूह की बात कर कर रहे हैं, और यहाँ 3 संख्या आ रही है, और मैंने आपको बताया था जब संख्याएँ और समूह की बात आएगी, तो समूहवाची द्विगु संख्या विशेषण, तो इसमें कौन-सा होगा? द्विगु। कौन-सा होगा इसमें? द्विगु समास होगा। कौन-सा समास होगा इसमें? द्विगु, क्योंकि द्विगु इसको बताता है संख्या को, और ये संख्या के समूह को बता रहा है, तो इसमें कौन-सा है? समूह वाला, यानी कि समूहवाची, द्विगु समूहवाची इसमें द्विगु समास है। ठीक है?
फिर है हमारा ये तीन नेत्र हैं जो, अब तीन नेत्र हैं जो कौन है भाई, तीन नेत्र हैं जो, तो इसने अपने नाम के अंदर ही क्या कर लिया, अपने कर्म को धारण कर लिया। तो इस तरह से वो जो हमारा होगा, जहाँ पर भी आपको जो दिखाई देगा जो, ये आपको कर्मधारय पे लेकर जाएगा। जो किसकी पहचान है, जो कर्मधारय की पहचान है, जो आपको कर्म पर लेकर जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ, मैंने कहा 10 हैं आनंद जिसके, तो आप किस पर पहुंच गए, रावण पर। मैंने कहा 10 आनन वाला, तो कौन हो जाएगा, रावण हो जाएगा, 10 आनन वाला, है कि नहीं। और 10 आनन है जो, इस तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा, आप इनको देखकर बता सकते हैं। तो समूह की बात करेगा तो द्विगु, और जब जो आएगा तो कर्मधारय, और वाला वाली आएंगे या जिसका जिसके आएंगे तो आप बहुव्रीहि पे जाएंगे। ठीक है। अब देखिए एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो आप ध्यान से समझिए, देखिए अव्ययी भाव, अव्यय अखर्च, इसमें जो पहला पद है वो प्रधान होता है। भाई पूर्व पद कह लो या प्रथम पद कह लो या पहला पद कह लो, बात एक ही है। प्रथम कह लो, पहला कह लो या फिर पूर्व कह लो, बात एक ही है। तत्पुरुष में क्या है, तत्पुरुष में उत्तर, उत्तर मतलब बाद का, जिसमें बाद का पद प्रधान होता है। तो उत्तर मतलब बाद का, तो यानी कि बाद का या दूसरा पद प्रधान होता है। बाद कह लो या फिर क्या कह लो, दूसरा पद प्रधान जो होगा, तो वो कौन से में होता है, हमारा तत्पुरुष में। द्विगु में क्या होता है, पहला सब तो संख्यावाची होता है, लेकिन इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व, द्वंद्व भाई बहनों में द्वंद्व दोनों ही प्रधान, तो इसमें क्या जाएगा, द्वंद्व मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय मतलब उत्तर, कर्मधारय में भी कौन सा होता है, बाद का पद प्रधान, कौन सा भाई, बाद वाला है, दूसरा पद प्रधान होता है। और बहुव्रीहि में क्या होता है, इसमें तो कोई सा पद भी प्रधान नहीं होता, पहला और दूसरा, इसमें कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा बहुव्रीहि समास। अब देखिए अव्ययी भाव एकमात्र समास है जिसमें पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होता है। ऐसे द्वंद्व समास भी केवल एकमात्र समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ऐसी बहुव्रीहि क्या है, हमारा एकमात्र समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, या फिर हम कहें कि अन्य पद प्रधान होता है। बाकी तत्पुरुष ले लो, द्विगु ले लो और कर्मधारय, इन तीनों में क्या होगा, इन तीनों में दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा, दूसरा या द्वितीय पद प्रधान होता है इन तीनों में, तत्पुरुष में, द्विगु में और कर्मधारय में। तो तत्पुरुष, तो हमारा ये जो तत्पुरुष है, द्विगु है और कर्मधारय है, इनमें क्या होता है, इन तीनों में द्विगु, तत्पुरुष और कर्मधारय, इनमें दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में पहला होगा और हमारा द्वंद्व में दोनों होंगे और बहुव्रीहि में कोई तीसरा ही प्रधान होता है। और इसमें पहला और दूसरा पद क्या होता है, गौण होता है। आगे देखते हैं। चलिए, तो आशा करती हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो इस क्लास के साथ ही तैयार रहिएगा आज क्वेश्चंस के लिए, और अच्छे से समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।